हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अनूप कुमार और मैं आप सब लोगों के लिए सीआरपीसी के लेक्चर्स प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर लॉ के कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो ये जो लेक्चर्स हैं ये हम सब के लिए काम आएंगे। टू बी फ्रैंक विथ यू, मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ आप लोगों की ही तरह। जुडिशल सर्विसेज का, एपीओ का, इन सब का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ लेक्चर्स तैयार किए हैं और इसी के साथ साथ मैं इनके क्वेश्चंस भी तैयार करूँगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और होप कि आप सभी को ये चीज़ें पसंद आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है, मैंने एक्चुअली जो स्टार्ट किया है वो इंट्रोडक्शन के पार्ट से स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैंने शो किया है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अभी है इंडिया का, ये पहला कोड नहीं था। इससे पहले भी क्रिमिनल लॉ को के प्रोसीजर को गवर्न करने के लिए कई सारे कानून बन चुके थे। ठीक है, तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मैंने बात की है। उसके बाद फिर मैंने बात किया है कि क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं 1973 के कोड में अपने। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग किया है। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्शन के पार्ट पे है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैंने नहीं रखा है, काफ़ी छोटा लेक्चर है। ठीक है, सो आइए हम जानते हैं कि अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1973 में जो कोड बना था ये पूरे भारत का पहला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। इससे पहले भी कई सारे कानून बने थे जिससे कि क्रिमिनल प्रोसीजर को गवर्न किया जाता था। ठीक है, तो 1882 वो साल था जिसके बाद पूरे भारत के लिए एक क्रिमिनल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर को गवर्न करने के लिए लॉ बना था। उससे पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर को गवर्न करने के लिए कानून बने थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किए गए थे। पहला कानून पहला कानून जो प्रेसिडेंसी टाउन्स पे अप्लाई होता था। दूसरा कानून जो कि दूसरे तरह के कानून जो कि बाकी टेरिटरीज के लिए अप्लाई होते थे। तो जो प्रेसिडेंसी टाउन्स पे जो कानून अप्लाई होते थे, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि उस समय प्रेसिडेंसी टाउन्स में के लिए जो कानून थे वो कहाँ कहाँ अप्लाई होते थे, मतलब प्रेसिडेंसी टाउन्स में उस समय थे कौन कौन। तो आपको ये जानने की जरूरत है, उसको दिल्ली नहीं था, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, यही तीन, मतलब उस समय बॉम्बे कहा जाता था, अभी तो मुंबई कहा जाता है। तो ये तीन जो टाउन्स थे इनको प्रेसिडेंसी टाउन्स कहा जाता था। तो इनके लिए अलग कानून था। इनके लिए जो कानून बना था वो 1852 में पहला कानून बना था जिसका नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट्स एक्ट 1852। ठीक है, इसको 1865 में हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला कानून जो बना था वो 1852 का था जो कि प्रेसिडेंसी टाउन्स में अप्लाई होता था। फिर हम बात करते हैं बाकी टेरिटरीज। बाकी टेरिटरीज में कंडीशन ये थी कि जो भी जितनी भी टेरिटरीज थी, हर टेरिटरी का अपना अलग कानून था क्रिमिनल प्रोसीजर को गवर्न करने के लिए। ठीक है, तो प्रोविंसेस में क्या था कि प्रोविंसेस में जितने भी प्रोविंसेस थे सबके अलग अलग क्रिमिनल प्रोसीजर के कानून थे। मान लीजिए कि कई थे उसमें से जो प्रोविंसेस थे, तो अ, वो जैसे कि आज के टाइम पे प्रोविंसेस, तो जैसे कि आज के टाइम पे स्टेट्स थे उसमें, जैसे कि नॉर्थ प्रोविंस हो गया, वो नॉर्थ नॉर्थ प्रोविंस हो गया, उसमें जो हो गया, ये हो गया पेप्सू हो गया, ये सब जितने भी प्रोविंस थे इनके अपने अपने कानून सबके थे। कोई एक यूनिफॉर्म कानून नहीं था क्रिमिनल प्रोसीजर का। ठीक है, लेकिन 1861 में सभी प्रोविंसेस के लिए, मतलब प्रेसिडेंसी टाउन्स नहीं, केवल प्रोविंसेस के लिए एक एक कानून अप्लाई कर दिया गया, उन सभी प्रोविंसेस के लिए। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि 1861 से सारे प्रोविंसेस के लिए एक कॉमन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया। ठीक है, 1872 में इस कानून को रिप्लेस कर दिया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1872 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर 1882 वो साल आता है जबकि पूरे देश के लिए
उस समय तो पूरी ब्रिटिश टेरिटरी के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए, जिसमें कि प्रेसिडेंसी टाउन्स और प्रोविंसेस दोनों ही आ गए, दोनों के लिए एक कॉमन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया 1882 का। ठीक है, वो पूरे इंडिया की टेरिटरी को गवर्न करता था क्रिमिनल प्रोसीजर के मामले में। फिर 1898 में एक नया कानून बना जिसने कि 1882 के कानून को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आज के टाइम पे जो हम लोग कानून देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो 1973 का है, जिसने 1898 वाले कानून को भी रिप्लेस कर दिया गया, कर दिया मतलब। तो हम देख सकते हैं कि पूरे भारत के लिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर का कानून बना था, वो पहला कानून 1882 में बना, उसको रिप्लेस करता हुआ 1898 का कानून बना, फिर उसको रिप्लेस करते हुए तीसरा जो कानून बना था वो 1973 का बना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1898 के कोड में क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे। वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे बहुत ही कम सवाल पूछे गए हैं। जहाँ तक मुझे याद है शायद ही कोई सवाल पूछा गया, लेकिन फिर भी एक बैकग्राउंड नॉलेज के लिए, जो कि हो सकता है कि अगर सवाल पूछते तो आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 1898 में देखिए, 1973 में सबसे जो अभी का कानून है वो 1973 का कानून है। ठीक है ना, वो बाद में अमेंडमेंट कई सारे उसमें होते रहे। ठीक है, तो उससे पहले 1898 का कोड था। 1898 कोड में 1969 तक कई सारे अमेंडमेंट होते रहे। 87 कानून ऐसे थे जिसके द्वारा अमेंडमेंट उसमें हुए थे। ठीक है, उसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जिनको यादगार माना जाता है, जब सब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पहला था, एक था 1923 का कानून, जिसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के नाम से क्रिटिसाइज किया गया था। रीज़न ये था कि उसमें यूरोपियन और ब्रिटिश सिटीजन्स को, यूरोपी और वो जो अंग्रेज नागरिक थे, उनके ट्रायल के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर ले डाउन किया गया था, जो कि आम भारतीय को के ट्रायल से अलग था वो प्रोसीजर। तो इसलिए उसको जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट कहा गया था। ठीक है, इससे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेस्ट तो होना ही था, क्योंकि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहा था। उसके बाद जो एक और अमेंडमेंट आया जो बहुत महत्वपूर्ण था, वो था 1955 का अमेंडमेंट। ठीक है, ये ये था, इस अमेंडमेंट के थ्रू डिफेंडेंट को डिफेंस की अपॉर्चुनिटी देने का इसमें एक प्रोविज़न रखा गया था, रखे गए थे कई सारे। ठीक है ना, दूसरी बात कि इससे स्पीडी डिस्पोजल, ट्रायल के स्पीडी डिस्पोजल के लिए प्रोविज़न डाले गए थे। ठीक है, ट्रायल कम समय में ट्रायल कंप्लीट हो पाए। ठीक है, बात करते हैं लास्ट हेडिंग जो कि है, जिसका नाम है सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1973 कोड। मतलब अभी का जो कोड है उसमें क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, कई बार पूछ लेता है तो कई सारे सैलिएंट फीचर्स, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैंने उसको मेंशन किया है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया। ये कई बार आपके प्री के एग्जाम में पूछा है कि सबसे सैलिएंट फीचर क्या है। अब केवल दो तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, पहला जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दूसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो हर तरह के क्रिमिनल केसेस डिसाइड करता है। हम्म, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर है, वो पावर और फंक्शन है वो है केवल ऑफेंसेस को रोकने का और पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने का है। तो ये हो गया। सेकंड फीचर जो है वो ये है कि पहले इंडिया में ज्यूरी ट्रायल हुआ करता था। मतलब जो मतलब उस ट्रायल में एक ज्यूरी पूरा बैठा करता था, एक से अधिक मेंबर्स हुआ करते थे, 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, जितने भी थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। तो एक ज्यूरी सिस्टम हुआ करता था। तो 1973 के कोड से ज्यूरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरह से। ठीक है, अच्छा, 1973 के पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास भी हुआ करते थे। अब जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास का कोई प्रोविज़न नहीं है। चौथा जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो ये है कि जो जो एक गरीब लिटिगेंट है, जो एक कोई गरीब क्लाइंट है, या कह सकते हो कोई एक
गरीब आदमी है जो कि मुकदमा लेके आता है, तो उसको सेशंस के सारे केसेस में, पहले क्या था कि सेशंस के सारे केसेस में नहीं, बस हत्या के गंभीर मामलों में ही उसको स्टेट गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड करती थी। स्टेट अपने खर्चे पे, स्टेट के खर्चे पे वकील वकील उसके लिए नियुक्त करती थी। लेकिन 1973 के एक्ट के बाद ये कर दिया गया है सेक्शन 304 में कि जो भी गरीब लिटिगेंट है उसको सारे सेशंस के मामले में लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट के खर्चे पे, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। एक इसमें और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जो कि 2005 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। उसमें यह है कि पुलिस या कोई भी व्यक्ति जो कि प्राइवेट पर्सन जो कि अरेस्ट करता है, मतलब इसमें प्रोविज़न दिया है कि पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं, बट कंडीशंस अलग अलग दी हैं कब अरेस्ट कर सकते हैं दोनों। तो पुलिस या प्राइवेट पर्सन अगर अरेस्ट करता है किसी आदमी को, तो ऐसे आदमी के फ्रेंड्स को या उसके क्लोज रिलेटिव को इस अरेस्ट की सूचना देगा, और किस जगह पे अरेस्ट करके डिटेन किया गया है उसके बारे में भी सूचना देगा उसके जो जिसको अरेस्ट किया गया उसके फ्रेंड को या उसके क्लोज रिलेटिव को। ठीक है ना। ये सेक्शन 50A में ऐड किया गया है बाय 2005 अमेंडमेंट, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसका इसके पीछे जो रीज़न था वो था 1997 का डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जजमेंट। उसमें गाइडलाइंस डाली गई थी कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो क्या क्या गाइडलाइन अरेस्टिंग पर्सन को फॉलो करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट मेरे लेक्चर का। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी चैप्टर, जिसमें कि एक्सटेंट और कमेंसमेंट और डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे। होप कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू। गुड नाइट।